वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार भविष्य निधि नियमावली 1948 के अधीन अभिधान की राशि का निर्धारण कौन कर सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, बिहार राजपत्रित पदाधिकारियों का सेवांत लाभ से संबंधित पेंशन एवं ग्रेट्युटी का अंतिम भुगतान आदेश कौन देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महालेखाकार। अगला प्रश्न है, पेंशन नियमावली के अंतर्गत वर्ष से क्या तात्पर्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय वर्ष से। अगला प्रश्न है, बिहार समान भविष्य निधि नियमावली 1948 के प्रावधान के अंतर्गत लेखा पदाधिकारी से अभिप्रेरित है। बिहार समान भविष्य निधि नियमावली 1948 के प्रावधान के अंतर्गत लेखा पदाधिकारी से अभिप्रेरित है। निधि प्रशासन का प्रभारी शाखा पदाधिकारी से। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नेतृत्व निम्न में से किसमें नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ग शिक्षक में। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक नेतृत्व में ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए? शैक्षिक नेतृत्व में गुण होना चाहिए प्रेरक का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? शैक्षिक नेतृत्व का कार्य क्षेत्र है नीति निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में दैनिक कार्य तालिका की विशेषताओं में कौन सा उपयुक्त नहीं है? जो उपयुक्त नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों का व्यक्तित्व प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का व्यावसायिक पहल का सिद्धांत किस महापुरुष की कल्पना थी? बुनियादी शिक्षा का व्यावसायिक पहल का सिद्धांत जिस महापुरुष की कल्पना थी वह थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं, शैक्षिक प्रबंधक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य कुशलतापूर्वक किए जाना चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक कार्यों का क्रियान्वयन। अगला प्रश्न है, प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन में कौन से कौशल होने चाहिए? प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन में जो कौशल होने चाहिए वह है संरचनात्मक कौशल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा प्रशासन के निम्न में से कौन से कार्य हैं? शिक्षा प्रशासन के कार्य हैं निर्देशन का। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत निम्न में से कौन सा नहीं आता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत जो नहीं आता है वह है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य के प्रति सार्थक प्रयास। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अधीन अनुच्छेद 46 में वर्णित तथ्य में निम्न में से कौन सा प्रावधान है? राज्य के नीति निदेशक तत्व के अधीन अनुच्छेद 46 में वर्णित प्रावधान है राज्य अनुसूचित जाति या जनजाति की शिक्षा अर्थ शोषण का उल्लेख। अगला प्रश्न है, राज्य के मिश्रित संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर राज्य के नीति निदेशक तत्व का कौन सा अनुच्छेद है? राज्य के मिश्रित संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर राज्य के नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण पद्धति में व्यक्तिता के मानदंड कौन से हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। बुद्धिमत्ता, विवेक तथा प्रभावशाली संप्रेषण। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के ढांचे की जड़ 1854 में रखा गया जो किससे संबंधित है? तो दोस्तों वह संबंधित है वुड स्पेस से।
अगला प्रश्न देखते हैं, समन्वय एवं संप्रेषण से संबंधित निम्न में से कौन सा अनुरूप नहीं है? समन्वय एवं संप्रेषण से संबंधित जो अनुरूप नहीं है वह है मूल्यांकन आधारित नियम। अगला प्रश्न है, नवाचारी शिक्षा के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं रखा गया है? नवाचारी शिक्षा के अंतर्गत जो कार्य नहीं रखा गया है वह है निबंध आधारित ज्ञान प्रदान। अगला प्रश्न है, शिक्षण पद्धति में कार्यानुभव के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुपयोगी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हलवाईगिरी। अगला प्रश्न है, किन किन परिस्थितियों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन रोक दी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घोर कदाचार में। अगला प्रश्न है, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में निम्न में से कौन वरीयतम शिक्षक माने जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेतनमान का शिक्षक। अगला प्रश्न है, विद्यालय में अभिलेख संधारक कौन होते हैं? विद्यालय में अभिलेख संधारक होते हैं लिपिक। अगला प्रश्न है, शिक्षक नियोजन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? शिक्षक नियोजन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ 2006 में। अगला प्रश्न है, निम्न में नियोजित कर्मी कौन है? निम्न में नियोजित कर्मी है पुस्तकालय अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों वेतन भुगतान किस प्रकार किया जाता है? स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों वेतन भुगतान सरकारी अनुदान से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन वर्दी भत्ता का हकदार नहीं है? वर्दी भत्ता का हकदार नहीं है लिपिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे साइकिल की राशि मिलती है? साइकिल की राशि मिलती है माध्यमिक के छात्र को। अगला प्रश्न है, पोशाक की राशि किसे नहीं मिलती है? पोशाक की राशि नहीं मिलती है उच्च माध्यमिक विद्यालय को। अगला प्रश्न है, निम्न में अतिरिक्त क्यूरिकुलम शिक्षक कौन है? निम्न में अतिरिक्त क्यूरिकुलम शिक्षक हैं क्राफ्ट शिक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में किस पाठ्यक्रम का समावेश नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति के गठन में कुल कितने सदस्य रखे जाते हैं? प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति के गठन में कुल 17 सदस्य रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं संबंधित वार्ड का वार्ड सदस्य। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति के कुल सदस्यों में कितने % छात्र छात्राओं की माताएं प्रावधानित हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50%। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति का सचिव होता है समिति के सदस्यों द्वारा चयनित सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा समिति का शक्ति एवं कृत निम्न में से कौन है? शिक्षा समिति की शक्ति एवं कृत हैं विद्यालय संचालन का अनुश्रवण, विद्यालय निधि की देखरेख तथा विद्यालय भवन का निर्माण एवं रख रखाव। अगला प्रश्न है, शिक्षा समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? शिक्षा समिति का कार्यकाल होता है 3 साल का। अगला प्रश्न है, शिक्षा समिति का पुनर्गठन कब होता है? शिक्षा समिति का पुनर्गठन होता है 3 साल के बाद। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा समिति का निबंधन किस पदाधिकारी द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों वह पदाधिकारी का नाम है BEO। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के अंतर्गत किन बिंदुओं का विशिष्ट आधार होता है? पाठचर्या के अंतर्गत
जिन बिंदुओं का विशिष्ट आधार होता है वह है शिक्षा का उद्देश्य, पाठ वस्तुओं का विशिष्ट निर्देश, शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ्यक्रम की विशिष्ट बिंदु कौन है? पाठ्यक्रम की विशिष्ट बिंदु है पाठचर्या का क्रम, दस्तावेज का आधार तथा विषयवस्तु वस्तु का क्रम। अगला प्रश्न है, अवकाश की अवधि में विभागीय आदेश से यदि किसी विशेष कार्य पर प्रतिनियुक्ति किया जाता है उसके बदले में कौन सी छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? तो दोस्तों उसके बदले क्षतिपूरक छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, अर्जित अवकाश अधिकतम दिनों का मान है? अर्जित अवकाश 300 दिनों का मान है। अगला प्रश्न है, क्षतिपूरक अवकाश लगातार अधिकतम कितने दिनों तक उपयोग किया जा सकता है? क्षतिपूरक अवकाश लगातार अधिकतम 15 दिनों तक उपयोग किया जा सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, अप्रतिपर्णीय अग्रिम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसकी कटौती सेवांत आय से की जाती है। थैंक यू।